नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में मैंने आपको थ्योरम 2.6 करवाई थी और उसके बाद समृद्ध समुच्चय या क्लोज्ड सेट की डेफिनेशन बताई थी और थ्योरम 2.7 हमें किस प्रकार से इसको हल करना है उसके बारे में बताया था। तो थ्योरम 2.7 की स्टेटमेंट से मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। किसी दुरिक समष्टि का एक उपसमुच्चय विवृत है यदि और केवल यदि यह विवृत गोलकों के कुल का सम्मिलन है। तो इनमें जो सबसेट है वो ओपन है, ठीक है। और इसे हमें जो ओपन स्फीयर है उनका यूनियन जो है वो प्रूव करना है। एक साइड पहले हम ये साइड लेके चलेंगे, फिर ये प्रूव करेंगे, फिर ये साइड लेके चलेंगे, ये प्रूव करेंगे। शुरू करते हैं हम थ्योरम 2.7। इसमें ए विवृत समुच्चय है या ओपन सेट है तो इसे जो है एक यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर ये हमें बताना है और जो एक्स है वो ए का एलिमेंट है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले जो हमें गिवन होगा वो दिया है, माना एक्स डी एक दुरिक समष्टि है, एक मीट्रिक स्पेस है, ठीक है। ये हर बार आएगी, इसके बिना कुछ संभव ही नहीं है। और ए जो है वो एक्स का विवृत उपसमुच्चय है या सबसेट है, ओपन सबसेट है। अब हमें जैसे ये ओपन सेट हमने मान लिया है तो हमें जो है इनको यूनियन प्रूफ करना होगा। तो फॉर ऑल एक्स है वो ए का एलिमेंट है, एक्स का ए का एलिमेंट है, देयर एग्जिस्ट आर बड़ा है ज़ीरो से और इस एक्स का एक ओपन स्फीयर जो कि कंटेन करेगा ए में। और मैंने इस बारे में बताया है कि जो किसी भी अवयव का ओपन स्फीयर होता है वो उस सेट में कंटेन करता है और वो उस सेट का सबसेट होता है। तो ये साइड हम लेके चलेंगे भी, ए विवृत है, ए ओपन है, ये हम लेके चल रहे हैं। ए अगर ओपन है तब केस फर्स्ट, या तो जो ए है वो खाली होगा, यदि ए रिक्त है, अतः ए एम्प्टी है तो ए में जो रिक्त गोलक है या जो एम्प्टी स्फीयर है का यूनियन है या सम्मिलन है। और ए है वो विवृत समुच्चय हो जाता है या ओपन सेट हो जाता है, क्योंकि जो गोलक है वो भी खाली है, अतः कंप्लीट ए खाली हो गया है। इसका मतलब जो खाली सेट होता है वो एक ओपन सेट होता है, फाई इसका उदाहरण है। अगर उसमें कुछ अवयव हो तब देखते हैं कि सेकंड कि अगर उसमें कुछ अवयव हो तो क्या वो इनका यूनियन हो पाता है यदि ए नॉन एम्प्टी है या अरिक्त है। तो फॉर ऑल एक्स है वो एलिमेंट है ए का, ठीक है। देयर एग्जिस्ट आर बड़ा है ज़ीरो से, क्योंकि ओपन स्फीयर आएगा तब ये त्रिज्या इसकी आएगी, और जब त्रिज्या आएगी तो सच दैट वो स्फीयर किस प्रकार मौजूद होगा। ये स्फीयर हो गया ओपन और ये कंटेन करेगा ए में, और ये हमें दे भी रखा है ओपन सेट बताया हुआ है भी ए में, ए जो है वो विवृत है। इसका मतलब क्या है कि एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है एस आर एक्स में। एक्स कैसे बिलोंग करेगा, मैंने आपको बताया था कि जो एक्स है उसके बाहर कोई त्रिज्या आर का सेट बनता है, सॉरी स्फीयर बनता है। तो एक तरीके से एक्स के अलावा और भी बहुत सारे जो है इसमें एलिमेंट होंगे, तो एक्स जो है वो एक तरीके से बिलोंग कर रहा है इसमें, ठीक है। अब मैं इस एक्स की सहायता से ए के सभी एक्स को अवयवों को दर्शाना चाहता हूँ, ठीक है ना। और ये जो है वो कंटेन करेगा एस आर एक्स में, क्योंकि ये इसी का अवयव है। और ये पूरा पूरा कंटेन करेगा ए में, क्योंकि यहाँ पे ए की बात हो रही है और ये जो चीज़ें हैं वो सारी ए से ही आ रही हैं, क्योंकि दुरिक समष्टि का उपसमुच्चय हम ए लेके चल रहे हैं और ए में से ही सभी जो है वो आ रहे हैं। तो अगर इस x का यूनियन मतलब जो पॉइंट है उनका यूनियन अगर मैं देखूं तो x बिलोंग्स टू a, ये जो है वो कंटेन करेगा और इक्वल भी होगा इनके यूनियन के साथ, यानी इनका जो स्फीयर होगा उनका यूनियन। मतलब एक
स्फीयर ये हो गया, इसके पास अगर कोई पॉइंट होगा तो उसका भी स्फीयर होगा। इस प्रकार जो है इनका यूनियन होगा और ये सभी कंटेन करेंगे ए में और इक्वल भी होंगे, क्योंकि इन स्फीयर से मान लो जितने भी स्फीयर अगर इनका यूनियन हो जाता है तो ये पूरे पूरे ए सेट के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया है। अतः जो हमने ये ए माना था जिससे हमने एक्स अभी उठाया है वो कंटेन करेगा यूनियन ऑफ एस आर एक्स में, और ये कंटेन करेगा जो कैपिटल सबसेट लिया था वो। अतः जो ए हमें प्रूव करना था कि यूनियन ऑफ वन स्फीयर है वो हमने प्रूव कर दिया, और ये एक्स जो है एलिमेंट है वो उसी का है। अब हमें एक चीज़ विलोम बतानी है, इसमें कन्वर्स में हमें बताना होगा कि जो हम इनका सम्मिलन है या ये जो चीज़ है वो लेके चलेंगे और ए है वो विपरीत है। तो आपको शुरुआत यहीं से करनी है, आपको इसी चीज़ को यहाँ पे रिपीट में लिख लेना है और यहाँ पे विलोम या कन्वर्स, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे लिखनी है और ए विवृत है ये हमें प्रूव करना है। इसमें बस आपको लाइन लिखनी है और कुछ नहीं करना। हम जानते हैं कि लेमा प्रमेय से, लेमा प्रमेय का मतलब होता है पिछली प्रमेय से। कई बार आपको ये जैसे 2 या 3 नंबर में आ जाता है सवाल, थ्योरम, तो आपको ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे बोल सकते हैं हमने लेमा थ्योरम से हम जानते हैं, हम लेमा प्रमेय से जानते हैं कि विवृत समुच्चयों का यूनियन विवृत समुच्चय होता है। हमने ये एक थ्योरम की थी शायद 2.34 शायद कुछ ऐसी होगी, याद नहीं है मुझे, ऐसी प्रमेय की थी हमने। और ए है वो विवृत समुच्चय का, प्रत्येक विवृत गोलक है ये हमें दिया हुआ है जिसमें जो भी ओपन स्फीयर होगा वो ओपन है, जो भी स्फीयर हमें दिया वो ओपन है, ये हमें दे रखा है इसके अंदर। ठीक है, तो बस आपको ये इतने लिख के और ये एरो का साइन फिर इक्वल में ए विवृत और फिर लाइन लिखनी है। हम जानते हैं लेमा प्रमेय से विवृत समुच्चयों का सम्मिलन विवृत समुच्चय होता है और ए जो है वो विवृत सेट है या समुच्चय है। ठीक है, तो ये जो है थ्योरम कंप्लीट हो गई है। इसके बाद एक थ्योरम है 2.8 जो कि जैसे मैंने आपको पूरक समुच्चय के बारे में बताया था। यहाँ पे किसी द्विक समष्टि में रिक्त समुच्चय तथा पूर्ण समष्टि समृद्ध समुच्चय के बारे में बोला है। तो ये जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे के अलग हैं। जैसे फाइव डैश को अगर मैं एक्स के इक्वल लेके चलूँ तो एक्स जो है वो विवृत है प्रमेय 2.1 से। अगर एक्स विवृत है ना तो जो फाइव डैश का पूरक समुच्चय कह सकते हैं वो फाइव जो है वो समृद्ध होगा। जैसे मैंने आपको बताया ये एक दूसरे के विपरीत है। तो अब हम आगे थ्योरम 2.9 करेंगे। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, किसी द्विक समष्टि में प्रत्येक समृद्ध गोलक एक समृद्ध समुच्चय होता है। हमने जैसे ओपन स्फीयर को एक ओपन सेट प्रूव किया था, इसी प्रकार इसमें क्लोज स्फीयर को क्लोज सेट प्रूव करेंगे। लेकिन इसमें मेथड थोड़ा अलग है। जैसे हम पूरक समुच्चय से प्रूव करते हैं कि अगर ये एस आर एक्स है, अगर हमें इसे क्लोज प्रूव करना है तो इसके पूरक समुच्चय को हम ओपन प्रूव कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज प्रूव हो जाएगा। तो हम इसे शुरू करते हैं। हम थ्योरम 2.9 शुरू कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी थ्योरम है, लेकिन थ्योरम से पहले उसका आपको बेस पता होना चाहिए कि हम उसे किस प्रकार हल करेंगे। तो सबसे पहले ये चीज़ तो हमारे पास है ही कि हमें एक मीट्रिक स्पेस लेनी होगी और ये एक्स जो है वो उसी का एक सेट कह सकते हैं। तब मैंने क्या किया, मैंने कोई एक x0 मान लिया, x0 मान लिया और उसका त्रिज्या r के सापेक्ष एक ओपन स्फीयर बना लिया। ये है इसकी त्रिज्या r। ठीक है, ये है SR(x0), यानी इसे ही हमें एक ओपन स्फीयर प्रूफ करना है। अब ये तो हो गया ओपन स्फीयर। अगर मैं इसके एक तरीके से ये ओपन स्फीयर जो है वो एक सेट भी है। अगर मुझे इसके पूरक की बात करनी हो, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर मुझे f के पूरक समुच्चय की बात करनी हो और मेरे पास दूसरा कोई सेट x है तो f माइनस एक्स जो है वो उसका पूरक समुच्चय होगा। उसी प्रकार अगर मुझे इसका पूरक समुच्चय बताना है तो इस x में से SR(x0) ये वाला ओपन स्फीयर माइनस करूँगा ना, तब जो है वो मेरे पास जो है उसका पूरक सेट आ जाएगा, जो कि बाकी बचा हुआ जितना भी इस इतने को छोड़ के बाकी जो बचे होगा वो होगा SR(x0) और उसका डैश, यानी ये इसका पूरक हो गया। अब हमें इसी को ओपन प्रूफ करना है। अगर ये ओपन प्रूफ हो गया तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज प्रूफ हो जाएगा।
तो इसे ओपन प्रूफ करने के लिए जैसे कि हमें ओपन के लिए पहले एक इंटीरियर पॉइंट चाहिए होगा, और इंटीरियर के लिए उसी सेट में जो है एक ओपन स्फीयर बताना होगा, जैसे कि हमने ओपन सेट वाली जो प्रमेय थी उसमें किया था। तो उसी प्रकार मैं एक वाई बनाऊंगा, उसका ओपन स्फीयर बताऊंगा, और उस वाई के अंदर एक जेड बताऊंगा, और जेड का ओपन स्फीयर बताऊंगा। अगर जेड का ओपन स्फीयर वाई में आ गया तो वाई जो है वो एक इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा, और वाई इंटीरियर पॉइंट हो गया तो ये जो है एक ओपन सेट हो जाएगा। तो सेम वही चीज़ है, तो ये मैंने मान लिया वाई है, ठीक है, ये वाई हो गया, और इससे ही कुछ दूरी पर इसमें जो है एक जेड अवयव है, ठीक है, ये जेड अवयव हो गया, और इसकी जो त्रिज्या है वो आर डैश है, ठीक है। यहाँ पे दो आर डैश आएंगी, एक तो जो है इसकी इस जेड की और इससे दूरी, और दूसरी ये वाली त्रिज्या। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये जो स्फीयर बनेगा वो ये है एस आर डैश वाई। और यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो मैंने स्फीयर बनाया है ये क्लोज स्फीयर है। क्लोज स्फीयर है तो इसका मतलब एक्स के बाहर जो ब्रैकेट आएंगे वो छोटे, सॉरी ये क्लोज वाले, ये वाले ब्रैकेट आएंगे, बड़े ब्रैकेट आएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है मैंने इसको ओपन स्फीयर मानना है, ना कि क्लोज स्फीयर, क्योंकि अगर मैं इसको क्लोज स्फीयर मान लूँगा तो फिर मैं इसके इंटीरियर पॉइंट कैसे प्रूव कर पाऊँगा ओपन सेट का, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पे, ठीक है। अब जो है इसके अंदर एक जेड पॉइंट मानूंगा, फिर इस जेड पॉइंट को जो है इसका इस जेड पॉइंट का इसका स्फीयर जो है इसमें बता दूंगा। अगर इसका स्फीयर इसमें मौजूद हो गया तो ये जो है वाई कंप्लीट इंटीरियर पॉइंट आंतरिक बिंदु हो जाएगा किसी सेट का, और ये जो है इसमें बिलोंग करता रहता है, ये जो है ओपन सेट हो जाएगा, ठीक है। और इस जेड की इस से दूरी जो है सॉरी या एक्स से दूरी जो है वो आर डैश होगी, ठीक है। और हमें ये भी बताना होगा कि जो वाई है वो बिलोंग कर रहा है एस आर एक्स जीरो वाले ओपन सेट में, इस डैश वाले में, और यहाँ पे जो आर डैश है वो बड़ा है आर से, क्योंकि ये आर और इस आर डैश में बहुत ज़्यादा अंतर है, ठीक है। तो अब हम जो प्रमेय है उसे शुरू करते हैं। आज की वीडियो में ये वाली प्रमेय होगी, ताकि प्रमेय बहुत बड़ी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो प्रूफ शुरू करते हैं। हमें जो पहले दिया हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मीट्रिक स्पेस तो होगी उसमें, माना एक्स टी है वो एक दूरिक समष्टि है, दूरिक समष्टि है। दिया है कि जो आर बड़ा है जीरो से उसका एक क्लोज स्फीयर या समृत गोलक ये है, गोलक है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है कि एस आर एक्स जीरो एक समृत समुच्चय है या क्लोज सेट है। मैंने आपको कल क्लोज सेट की डेफिनेशन बताई थी, तो उसी को हम यूज़ करके ये वाली लाइन हम प्रूफ करेंगे या सिद्ध करेंगे एस आर एक्स जीरो डैश विवृत या ओपन सेट है, विवृत समुच्चय है, ठीक है। अब मैंने आपको उस वीडियो में बताया था उस थ्योरम में कि ओपन सेट होगा तो वहाँ पे दो कंडीशन होगी, या तो वो खाली होगा या उसमें कोई अवयव होगा। केस फर्स्ट, यदि जो हमारा पूरक समुच्चय है या पूरक सेट कह लीजिए वो खाली है, एक्स आर एक्स जीरो डैश, अगर ये खाली है तो हम जानते हैं कि जो खाली सेट होता है वो ओपन सेट होता है। तो बस आपको यहाँ पे लाइन लिखनी होगी। हम जानते हैं कि रिक्त समुच्चय विवृत समुच्चय होता है। वी नो दैट एम्प्टी सेट इज ए ओपन सेट, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे लिखना होगा एस आर एक्स जीरो डैश ओपन सेट है या विवृत समुच्चय है। तो जो पूरक समुच्चय है उसकी परिभाषा से एस आर एक्स जीरो एक क्लोज सेट हो जाएगा। इसमें यहाँ पे डेफिनेशन से या परिभाषा से, जो कि पूरक समुच्चय की होती है, जिसमें कि उसका उल्टा होता है। कि सेकेंड, यदि एस आर एक्स जीरो डैश खाली नहीं है, कोई ना कोई एक अवयव ले लेंगे हम। तो मैंने आपको बताया था कि मैं उसमें एक वाई अवयव मानूंगा, उसका अगर मैंने इंटीरियर पॉइंट बता दिया तो ये ओपन हो जाएगा। तो मैंने एक वाई अवयव माना
जो कि एस आर एक्स जीरो डैश में मौजूद है, यानी इस सेट में या इस पूरक ये एक पूरा समुच्चय भी है और एक स्फीयर भी है, दोनों चीज़ हैं, ठीक है ना। अगर ये y इसमें है तो ये जो y है एस आर एक्स जीरो इस क्लोज सेट में नहीं होगी या क्लोज स्फीयर में नहीं होगी, ठीक है। अगर ये इसमें नहीं है तब अब मैं इन दोनों के बीच की दूरी देखूं, अगर x0 और y के बीच की दूरी देखूं तो ये जो है वो त्रिज्या r से बड़ी हो जाएगी। ये देखिए y और x के बीच की दूरी वो त्रिज्या r से बड़ी होगी। d ऑफ x0 और y ये जो है वो बड़ी है r से, तो d ऑफ x0 y माइनस r ये बड़ा है 0 से। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया है, ठीक है। और इसे जो मैं है कुछ मान लेता हूँ, जैसे मैंने माना लेट डी ऑफ एक्स जीरो वाई माइनस आर को मैंने आर डैश माना, और डी ऑफ एक्स जीरो वाई माइनस आर डैश जो है वो हो गया आर के इक्वल। इस वैल्यू की हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने ये वैल्यू अभी निकाल ली है। तो एक बार आप इसे देख लीजिए अच्छे से, फिर मैं पेज बदल लेता हूँ। यहाँ तक मैंने लास्ट लिखा है। अब मैंने उसे आर डैश माना था, तो जो आर डैश है वो बड़ा हो गया 0 से, उसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 माना था, इसको मैं 2 मान लेता हूँ। अब हमें शो करना है, टू शो, हमें प्रदर्शित करना है कि जो y वाला ओपन स्फीयर है ना वो कंटेन करेगा इस वाले स्फीयर में, यानी एक तरीके से इसका जो है ये वाला स्फीयर इसमें होना चाहिए और इसे इंटीरियर पॉइंट पे बताना होगा। तो मैंने y का एक एलिमेंट मान लिया z, ताकि मैं y को एक इंटीरियर पॉइंट भी प्रूव कर सकूं और z का उसमें स्फीयर भी बता सकूं। मैंने z पॉइंट माना जो कि एस आर डैश वाई है, मतलब ये इस y वाले स्फीयर में मौजूद है। तो अगर मैं डी ऑफ वाई जेड देखूँ, मैंने आपको जो डायग्राम बताया था उसमें वाई जेड की अगर मैं दूरी देखूँ तो वो जो y का स्फीयर है उसकी त्रिज्या से कम है, क्योंकि वो जो एलिमेंट है वो y में है, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया है। अब यहाँ पे हम मीट्रिक स्पेस की जो चौथी प्रॉपर्टी है यूज़ करेंगे, बाय मीट्रिक स्पेस, उसकी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे जो कि चौथी है डी ऑफ एक्स वाई छोटा है बराबर है डी ऑफ एक्स जेड प्लस में डी ऑफ जेड वाई है। यहाँ पे हम दूरी डी ऑफ एक्स जीरो और वाई की बात करेंगे, जो कि इनके बीच में z आएगा प्लस में डी ऑफ जेड वाई। लास्ट वीडियो में हमने शायद वाई जेड के नहीं x और z के बीच में बात करी थी, तब y आया था ओपन z वाली में। अब यहाँ पे z बीच में आया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जेड वाई है मैं उसको इधर ले आता हूँ, डी ऑफ एक्स जीरो वाई माइनस डी ऑफ जेड वाई, इसको मैं इस साइड ले आया और ये वैल्यू पड़ी है डी ऑफ एक्स जीरो जेड। और हमें पता है कि ये वैल्यू जो है वो किस चीज़ की है, तो वैल्यू रखते हैं हम इसके अंदर। डी ऑफ एक्स जीरो तो इस साइड पड़ा रहेगा और ये बड़ा भी है, डी ऑफ एक्स जीरो वाई भी बड़ा रहेगा, लेकिन डी ऑफ जेड वाई जो है वो यहाँ पे आर डैश से छोटा है, ठीक है ना। अगर आर डैश मतलब एक हम बड़ी वैल्यू यहाँ से माइनस करेंगे, पहले छोटी वैल्यू थी उसमें उसकी जगह मैंने बड़ी वैल्यू पुट की, तो यहाँ पे पहले था बड़ा निशान, मतलब ये वाली साइड बड़ी और बराबर भी थी, लेकिन इस बार ये साइड सिर्फ बड़ी बड़ी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे बड़ी वैल्यू माइनस होने से ये वाली साइड और भी छोटी हो रही है। तो अब यहाँ से क्या है, ये वैल्यू जो है डी ऑफ एक्स जीरो जेड, ये वैल्यू जो है हमने आर की निकाली थी, मैंने आपको पेज के यहाँ पे बताया था जब हमने वैल्यू को आर डैश माना था। अब जो z है मतलब ये दूरी आ गई हमारे पास, और x और z के बीच में हमने दूरी निकाल ली और ये r से भी बड़ी आ गई, इसका मतलब जो z है वो बिलोंग कर रहा है एस आर एक्स जीरो डैश, यानी वो इस सेट में मौजूद है, जबकि वो इस सेट में इसके पूरक सेट में मौजूद नहीं है, ठीक है। अर्थात अगर ये इसमें मौजूद है तो हमने लिया किसका था, हमने y का मानना था, उसे y का मानना था, y वाले स्फीयर का। इसका मतलब जो y वाला स्फीयर है एस आर डैश वाई वो कंटेन कर रहा है एस आर एक्स जीरो में, वो उसका भी पॉइंट हो गया, इसका इंटीरियर भी हो गया। अतः एस आर एक्स जीरो डैश विवृत समुच्चय है, ओपन सेट है। तब परिभाषा से
यानी पूरक समुच्चय की जो डेफिनेशन है उससे जो है SR(x0) क्लोज सेट या समृद्ध समुच्चय हमने प्रूव कर दिया है। ये थ्योरम 2.9 कंप्लीट हो गई है। कल हम इसके आगे की थ्योरम करेंगे 2.10, 11। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।